गाइस वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे पॉइंट पर, हाइपोथर्मिया। चलते हैं टॉपिक के ऊपर। हाइपोथर्मिया क्या होता है? तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है हाइपो। हाइपो का मतलब क्या है? तो सिंपली हाइपो का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। हाइपो का मतलब क्या होता है? डिक्रीज या कम हो जाना। कम हो जाना। अब किससे कम हो जाएगा? जो नॉर्मल वैल्यू होगी उस नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाना हाइपो के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है। और थर्मिया किसको बोलते हैं हम? थर्मिया बोलते हैं जनरली जो वार्मनेस होती है ना, वार्म, या अपन कह सकते हैं कि हॉट। ठीक है। बॉडी की जो गर्माहट होती है उस गर्माहट का कम हो जाना, उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो चलते हैं टॉपिक के अंदर। इट्स ए मेडिकल इमरजेंसी। ये क्या है? एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है। क्योंकि इसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर ऐड किया गया है। इट्स ए पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है। इसलिए इसको मेडिकल इमरजेंसी के अंदर काउंट किया गया है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है तो देखते हैं क्या होता है। डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर यदि बहुत ज्यादा फॉल कर जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है। अब देखो, वाई वी कोल्ड हाइपोथर्मिया। हम हाइपोथर्मिया क्यों बोलते हैं इसको? तो बोलने का कारण क्या है कि टेम्परेचर फॉल कर गया। और कितना फॉल कर गया? 95 डिग्री से कम। कितना हो गया? एक व्यक्ति का टेम्परेचर यदि लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो हम उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया की कंडीशन, जिसके अंदर स्पॉन्टेनियसली अटेंशन देना जरूरी होता है। अगर नहीं दिया जाए इस कंडीशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है। सो टेम्परेचर कितना फॉल हो जाता है? कॉमन पॉइंट ध्यान रखना, कॉमन पॉइंट है 95 से कम। अच्छा, एक पॉइंट और आता है। क्या आता है कि जो हमारा जो थर्मामीटर होता है उस थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है? टेम्परेचर तो उसमें होता है 95 से 105। कहाँ तक होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से। अब इससे अगर कम हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? हाइपोथर्मिया की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है। देखते हैं इसके कॉज क्या क्या होते हैं, कारण क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला कॉज आता है ड्यूरिंग एक्सपोज टू कोल्ड। देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एवरेस्ट तक जाते हैं, बर्फीले एरिया में जाते हैं। वहां का पानी भी कितना ठंडा होता है। जब वहां बर्फ जम रही है इसका मतलब वहां का टेम्परेचर जीरो से भी नीचे हो सकता है ना? क्योंकि बर्फ तो कब जमेगी? 0 डिग्री, है ना? तो उस वेदर के अंदर यदि एक नॉर्मल व्यक्ति जाता है तो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने कभी कभी वो भी देखा होगा कि वहां जाकर लोग जंप करते हैं बर्फ के ऊपर और अचानक जो ठंडा पानी होता है उसके अंदर चले जाते हैं। तो बॉडी का जो जितना भी टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? पूरा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अब्जॉर्ब कर लेगा, उस कंडीशन में क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना? सो ड्यूरिंग एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर हीट लॉस अप टू 90%। और देखो, जब भी अगर ऐसा होता है ना तो उस दौरान 90% जो हीट होती है उस हीट का लॉस हो जाता है। कैसे? तो आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि जब भी फीवर आता है तब उसको स्पंज बाथ दी जाती है। स्पंजी बाथ दी जाती है। स्पंज मतलब कपड़ा लिया, गीला किया, सर पे लगा दिया, है ना? कपड़ा लिया, गीला किया, चेहरे पर, उस बॉडी पर पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से पानी इवोपरेट हुआ और उड़ गया। तो उड़ क्यों गया? तो वहां से उस हीट ने क्या किया? उस पानी को चेंज कर दिया। और किसमें चेंज कर दिया? इवोपोरेशन में। और जब भी इवोपोरेशन में चेंज हुआ तो वो पानी इवोपोरेट होकर उड़ गया, भाप बनकर उड़ गया, है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि स्किन के जरिए लगभग 90% हीट का लॉस होता है। अच्छा, एक बात और आती है कि बुखार क्यों आता है? तो बुखार क्यों आता है तो आप लोगों को ये भी तो पता है कि जब भी हमारे डोपामिन का लेवल
इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाता है तो वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस करता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज के अणु स्मॉल अणुओं में टूटते हैं। और अगर ऐसा होता है उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी का बॉडी के अंदर प्रोडक्शन होगा तो बॉडी ब्लास्ट भी तो हो सकती है ना, एटम बॉम्ब की तरह। तो क्या होगा, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम ये सोचता है अंदर रहेगा और ब्लास्ट कर देगा। इसको क्या करो, ब्लड के अंदर डाल दो। ब्लड के अंदर डालेंगे तो पूरी सेल्स के अंदर ये सप्लाई दे देगा, जिसकी वजह से ब्लड में डाल दिया जाता है और पूरी सेल्स के अंदर वो सप्लाई पहुंचती है। और सप्लाई पहुंचेगी तो सेल्स का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम हाथ लगाते हैं और बुखार महसूस होती है। ऐसा ही तो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है रिमेनिंग लंग्स, मतलब जो दूसरा लॉस का सबसे बड़ा कारण है, अभी 90% हुआ है, 10% बच गया, तो 10% लॉस कहाँ से होगा, लंग्स से। ठीक है, लंग्स से किस तरीके से होता है, तो हम दो प्रोसेस करते हैं लंग्स के जरिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, इनका मतलब अंदर लेना, एक्स का मतलब बाहर निकालना। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस के दौरान भी टेम्परेचर का लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द हाइपोथैलेमस द ब्रेन टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर। हमारी ब्रेन के अंदर कौन सा सेंटर है जो टेम्परेचर कंट्रोल के रूप में जाना जाता है, या टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर कौन सा है, तो हाइपोथैलेमस है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया। ठीक है, अब ये क्या करता है, ध्यान देना, ब्रेन टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर वर्क टू राइज बॉडी टेम्परेचर, और इसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखो एक तीसरा कंडीशन लिखी है मैंने, वहां पर +2 लगाया, मतलब इसके अंदर इसका भी रोल होता है। जब भी कोई नशे की चीज व्यक्ति लेता है ना, नशे की, ठीक है, तो नशे की चीज लेने की वजह से क्या होता है, तो नशा की जब भी लेगा तो वो हार्मोनल इम्बेलेंस करेगा, और हार्मोनल इम्बेलेंस करेगा उस कंडीशन के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा मेजर मोस्ट कारण है एल्कोहल इफेक्ट। ठीक है, एल्कोहल इफेक्ट की वजह से यहाँ पर एक पॉइंट और आ रहा है दिमाग में, क्या है, एल्कोहल इफेक्ट। देखो जितने भी एल्कोहल है ना, इसको अपन एक सेडेटिव मान सकते हैं, क्योंकि ज्यादा एल्कोहल लेना क्या करता है, नींद को स्टिमुलेट करता है ना, तो अपन इसको सेडेटिव मान सकते हैं। तो एल्कोहल करता क्या है, पहली चीज सेडेटिव है, और जो भी सेडेटिव होती है वो क्या करती है, वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है। क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेस मतलब सीओपीडी। ये जो पेशेंट होते हैं ना सांस वाले, उनको तो ये कभी देना नहीं चाहिए, या उनको ये कभी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली अगर ऐसा होता है तो उनके रेस्पिरेटरी अटैक आएगा, और रेस्पिरेटरी अटैक आएगा उस कंडीशन में उनकी जान भी जा सकती है। तो ना तो नींद की दवा ले सकते हैं, ना फिर ये ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टेम्परेचर का कारण बन सकता है पेशेंट का हाइपोथर्मिया में जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, घर नहीं है ना, तो वो कहाँ पर जी रहे हैं, पॉवर्टी लाइन में, है ना। पॉवर्टी लाइन में अब जैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है, बहुत सारे लोग हैं जो सड़क के किनारे सो रहे हैं, और सर्दी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, बहुत ज्यादा फाल, है ना। इस कंडीशन के अंदर अगर वो बाहर सोते हैं तो कुछ व्यक्ति सोते तो हैं पर उठते नहीं है, कारण कि वो कहाँ चले गए, हाइपोथर्मिया की कंडीशन में चले गए। उनका रात में बॉडी का टेम्परेचर इतना कम हो गया कि वो कॉन्शियस कंडीशन में भी नहीं रहे। ये बात हम आगे करेंगे स्टेज के दौरान कि कौन कौन सी स्टेज आती है, कब कॉन्शियसनेस अल्ट्रेशन में चली जाती है, व्यक्ति का कॉन्शियस कब खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। ये जो बॉडी के पार्ट होते हैं ना, उन पर किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो देखो सिंपली अगर अपन सिस्टमिक देखें ना, तो पहला है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कि मेटाबॉलिक रूप से किस तरीके से ये इफेक्ट दिखाएगा। तो इसके अंदर क्या होगी,
मेटाबॉलिक इफेक्ट इसके अंदर शिवरिंग होगी, मतलब कपकपी होगी। सर्दियों में तो सबको कपकपी होती है, कॉमन सा पॉइंट है ना। पर क्या वो कपकपी इतने डेंजरस हो सकती है कि व्यक्ति की जान भी चली जाए, है ना। वो कपकपी क्यों होती है? आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, कौन सी? तो जब भी हम अपने रूम से सर्दियों के अंदर बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिक कपकपी होने लगती है। दूसरा पॉइंट कि जब भी हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के तुरंत बाद हमारी बॉडी है वो इस तरह से कंपन होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी अभी फुल रूम वेंटिलेशन के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर है, ठीक है। और अब हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं? ठंडा पानी डाल रहे हैं। और जैसे ठंडा पानी डालेंगे तो ये तो सेम वो बात हुई जब एक गर्म तवे के ऊपर पानी के छींटे डाले जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी कंपनसेट होने लगती है, ठीक है। अब सीवियरिंग होगी, है ना, कपकपी होगी, उस समय जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और व्यक्ति को एसिडोसिस की कंडीशन भी होने लगेगी। एसिडोसिस का जनरली मतलब क्या होता है? जनरली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से है, मेटाबॉलिक कंडीशन से, या अपन कह सकते हैं डाइजेस्टिव कंडीशन से है। एसिडोसिस का मतलब होता है, एक होता है एसिडोसिस, एक होता है एल्केलोसिस, मतलब पीएच का बढ़ जाना और पीएच का कम हो जाना। पीएच 0 से 14 के बीच में होता है, जो बीच का पॉइंट होता है वो होता है न्यूट्रल, मतलब 7 से नीचे होता है उसको हम बोलते हैं एसिडोसिस, ठीक है। और 7 से ऊपर होता है उसको हम बोल सकते हैं एल्केलोसिस, ठीक है। तो ये पीएच की वैल्यू को शो करता है, मतलब अगर इसका कंजप्शन बढ़ जाएगा तो एसिडोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, या जो पीएच होता है वो पीएच कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सीएनएस इफेक्ट क्या पड़ता है? तो देखो सीएनएस इफेक्ट क्या पड़ेगा? कंफ्यूजन या साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट देखने को मिलेंगे। कौन से इंपेयरमेंट? साइकोलॉजिकल, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा देर तक रहे या फिर इस तरीके की कंडीशन है, मैंने आपको बताया था कि आगे जाकर ये एक डेंजरस कंडीशन में चेंज हो जाती है, ठीक है, कॉन्शियसनेस अल्ट्रेशन में चली जाती है। तो आगे जाकर कोमा भी होने की कंडीशन होती है, मतलब अनकॉन्शियसनेस। कोमा का मतलब क्या है? अनकॉन्शियसनेस, कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी अवेयरनेस नहीं है। किससे अवेयरनेस नहीं है? एनवायरमेंट से अवेयरनेस नहीं है। और कार्डियक में क्या होता है? तो हमने ऊपर एक पढ़ा था पॉइंट, देखो ये वाला एल्कोहलिक इफेक्ट, इससे क्या हो रहा है? वेसो डायलेटेशन, ठीक है। अगर वेसो डायलेटेशन ज्यादा होगा या ज्यादा होगा तो क्या होगा? बीपी कम हो जाएगी। तो भाई ये तो वही बात हुई कि हमने मोटर चलाई है पानी की, और पानी की मोटर के अंदर हमने बहुत बड़ा पाइप का यूज किया है। तो जितना बड़ा पाइप हम यूज करेंगे पानी का फ्लो उतना कम हो जाएगा, मतलब बीपी कम हो जाएगी। और जितना छोटा पाइप का यूज करेंगे, जो पाइप का कॉर्नर है ना वो ऑटोमेटिक मूवमेंट करने लगेगा, मतलब बीपी बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, क्या हो रहा है? अर्थ के साथ में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अंदर आर्ट्रियल फाइबर्स और वेंट्रिकुलर फाइबर्स दोनों की जो वर्किंग होगी वो बढ़ जाएगी, और कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन है, और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन क्या करेगी? बीपी को बढ़ाएगी। इंक्रीज बीपी या एचटीएन, हाइपर टेंशन, इसको इंडिकेट करेगी। और हाइपरटेंशन को तो वैसे हम साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। चलते हैं रेस्पिरेटरी में, कि रेस्पिरेशन के साथ में क्या होता है हाइपोथर्मिया की कंडीशन में। तो देखो इंक्रीज आरआर, ब्रोंकोस्पाज्म, सांस लेने में दिक्कत। आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में जब हम बाइक चलाते हैं तो ऑटोमेटिक सांस ऐसा लगता है जैसे रुकने लगा हो, है ना। जो रेस्पिरेटरी ड्राइव होता है वो कम हो जाता है, और एपनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। बहुत सारा शॉक लगता है पेशेंटों को, कभी कभी पल्मोनरी फेलियर या चेस्ट फेलियर के या लंग्स फेलियर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये कब होता है? ये होता है हमारे ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या होगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डिक्रीज मोर्टेलिटी,